हेलो दोस्तों, आज हमारा छठा दिन और छठा अध्याय है। तो आप जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनसे पहले का वीडियो को आप अवश्य देखें। तो चलिए, आज हमारा छठा दिन छठा अध्याय क्या है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल, शिक्षक भर्ती, किसी भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों यहीं से यही पीडीएफ है। चलिए यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं। एक नंबर से क्वेश्चन वही है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो 340 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में भैया हुआ था, पाटलिपुत्र। तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम अगर पूछेगा क्या है, तो चाणक्य है। चाणक्य जिसको हम लोग कौटिल्य कहते हैं, या विष्णुगुप्त भी हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा, इन्हीं का किताब का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। आपको ये बात याद रखना है। अर्थशास्त्र पूछेगा किसका बुक है, तो इसका बुक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, तो इन्होंने नंद वंश के शासक, धनानंद किस वंश का शासक था, नंद वंश का। तो नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर गद्दी पर बैठा और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र बनाया। इन्होंने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया। कितने दिनों तक शासन किया, 24 वर्ष तक शासन किया। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य छत्री कहा गया है। अगर कुल मिला के अगर बात कहा जाए, तो मैंने आपको कितना क्वेश्चन बताया, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पहला बात कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हम लोग कहते हैं। इन्होंने नंद वंश के शासक, अंतिम शासक धनानंद को हराकर गद्दी पर बैठा और इन्होंने मगध पर 24 वर्षों तक शासन किया। इतनी सारी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोट्टस या दोस्तों एंड्रोकोट्टस पूछे तो किसको कहा जाता है। तो ये सब नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है। सेंड्रोकोट्टस बोले या एंड्रोकोट्टस बोले, तो सेंड्रोकोट्टस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी, मतलब यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य को कौन दिया था। तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस के नाम से जाना जाता है। तो सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस ये दरअसल किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। जबकि रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर जो बैठा था वो कौन बैठा था, बिंबिसार बैठा था। कौन बैठा था, बिंदुसार बैठा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिंदुसार। अच्छा, यहाँ बिंदुसार है, यहाँ बिंबिसार है। बिंबिसार ये हर्यक वंश का था। सॉरी, ये किस वंश का था, यह हर्यक वंश का था। यहाँ बिंदुसार है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं। तो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए, जहाँ 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा त्याग किया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। चलिए, इन्हीं बातों को अगर मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो प्राण त्यागा था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना या संथारा विधि द्वारा अपना प्राण को त्यागा था। क्योंकि जैन धर्म में उपवास को हम लोग क्या कहते हैं, संलेखना या संथारा। तो भूख प्यास के कारण अपना प्राण को त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक सम्राट बना। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात, जिसे हम लोग शत्रु विनाशक कहते हैं, तो ये सब नाम दिया। यूनानियों ने बिंदुसार को क्या सब नाम दिया, अमित्रकेटस और अमित्रघात, या इसी को कहते हैं शत्रु विनाशक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य
उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान या फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदकुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर भी इसका अधिकार प्रमाणित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर जिसे अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको भारतीय राजा ने पराजित किया था। मतलब सेल्यूकस निकेटर को कौन हराया था? दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। कब हराया था? 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। मैं कहानी बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, इन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम होता है हेलेना, चेलना या कर्नोलिया, तो हेलेना, चेलना या कर्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य से जब करवा देता है तो बदले में दहेज के रूप में 4 गो प्रांत गिफ्ट करता है। एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेरीपनिस्ता है। ये 4 जगह जब गिफ्ट किया तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात अच्छा नहीं लगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि देना ही चाहते हैं तो कुछ दार्शनिक दीजिए। तो इन्होंने मेगास्थनीज नामक यात्री को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज था। इन्हीं का पुस्तक का नाम क्या था भैया? इंडिका था। आपको इतनी बात याद रखनी है। और चलिए हम लोग अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं इसका डिटेल में, वही बात यहाँ पर होगा। सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति पूछेगा कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। इसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री हेलेना, चेलना या कर्नोलिया, मैंने आपको बताया, इनका विवाह करवा दिया। दहेज में 4 प्रांत हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, इसी को हम लोग कहते हैं एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेरीपनिस्ता, ये 4 गो जगह क्या कर दिया? बदले में गिफ्ट दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर दिया? अपने ससुर को 500 हाथी दे दिया। और साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्यूकस मेगास्थनीज नामक यूनानी यात्री किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो सेल्यूकस ने किसको भेज दिया था? मेगास्थनीज को भेज दिया था इसी के दरबार में। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं और बाईं ओर से लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं और बाईं से लिखी जाती है? तो दोस्तों खरोष्ठी लिपि को दाईं और बाईं ओर से लिखा जाता है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप, नैरिस लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबादगढ़ी और मानसेहरा के विदग्ध शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो अभी भी मैंने पीछे आपको बताया हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था भैया? मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था ना। तो इसका पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसके डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था उस समय, 305 ईस्वी में पराजित कर दिया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है, जबकि पाटलिपुत्र के समांतर चतुर्भुज कहकर पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। पटना को पालीब्रोथा पूछेगा कौन कहा था? तो मेगास्थनीज ने ही कहा था। तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उनको दबाने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा।
चलिए हम लोग देखते हैं डिस्कशन इनका। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार 298 से 278 ईसा पूर्व के समय तक्षशिला के में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा और एक बार अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में पूछेगा अशोक को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। जबकि जैन ग्रंथ में राजवली कथे या सिंहसेन कहा गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। कौन कराया था? अशोक ने कराया था। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। धर्मचक्र प्रवर्तन जहाँ पर मतलब बौद्ध धर्म में उपदेश दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में यह अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युग इन सभी स्तंभ बलुए पत्थरों से निर्मित है। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है? किस अभिषेक में अशोक का नाम उल्लेख है? तो अशोक का नाम दोस्तों अशोक, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मास्की का लघु शिलालेख। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए देखते हैं ये शिलालेख क्या है। सम्राट अशोक का नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख कर्नाटक में है। देव नाम प्रिय अशोक, इसके अतिरिक्त गुर्जरा में कौन है? इसके अतिरिक्त गुर्जरा का अभिलेख, फिर नेट्टूर का अभिलेख, फिर उद्गोलम का अभिलेखों में अशोक की उपाधि प्रियदर्शी उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम से उल्लेखित है। अशोक के शिलालेखों को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख एवं गुहालेख। प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का पता चलता है। मैं आपको टोटल बात बता दूं अपने शब्दों में। दोस्तों अशोक का नाम अगर अशोक पूछे क्या नाम है तो चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, मैं आपको एक पूरा नाम का ट्रिक बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सम्राट देव नाम प्रिय, सम्राट देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना अशोक। चलिए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सम्राट देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना अशोक। इसका पूरा नाम था। चाहे जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप लोग इसको बना दीजिएगा। तो ये इसका पूरा नाम क्या था? अशोक का नाम था। और अशोक ने कलिंग युद्ध को जीता था, यह बात उसके 13वें शिलालेख से पता चलता है। कितना? 13वें शिलालेख से पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मौर्योत्तर में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान था। मौर्य काल में जो भी लोग टैक्स से बचते थे, टैक्स नहीं देते थे, उनको मृत्युदंड दिया जाता था। चलिए भाग एवं बलि थे। दोस्तों मौर्य काल में पूछा है कि भाग और बलि क्या था? तो भाग और बलि दोस्तों क्या था? तो यह एक राजस्व का स्रोत था। क्या था? राजस्व का स्रोत था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं भाग और बलि के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य के किताब अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। उस जमाने में मौर्य काल में भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था, मतलब एक भाग राजा को देना पड़ता था। इसी कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में
भू राजस्व की राशि 1/6 घटाकर 1/8 कर दी थी। बलि को माफ़ कर दिया था, बलि नामक कर को ये हटा दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। तो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, भाब्रू स्तंभ। कौन? भाब्रू स्तंभ। चलिए भाब्रू स्तंभ के बारे में जानते हैं। भाब्रू स्तंभ जो है यह कहाँ है? राजस्थान में है। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, रज्जुक कौन थे? मौर्य काल में रज्जुक क्या था? तो चलिए, मौर्य काल में जो दोस्तों रज्जुक था, ये मौर्य शासन के अधिकारी था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके डिस्कशन को। अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी। जैसे आज का हमारा जिला अधिकारी होता है, सेम उतना ही काम रज्जुक का हुआ करता था, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। तो उनमें कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के विषय के बारे में हमको बताते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 और 13वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख बताता है। तो चलिए हम लोग इसके डिस्कशन को देखते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य पशु चिकित्सा व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों उल्लेखों से पड़ोसी राज्यों को भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें संगम राज्य, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र प्रमुख है। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। अशोक का 9वां शिलालेख पूछेगा किससे है संबंधित है? धम्म समारोह से। और 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीतिक मौर्य काल के राजनीतिक जीवन से संबंधित था। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्य राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजस्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजस्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत में कुल 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? दोस्तों कलिंग का राजा कौन हुआ करता था? खारवेल हुआ करता था। और ये कब हुआ था? तो 261 BC में, जब अशोक ने अपना गद्दी पर बैठा। गद्दी के बैठने के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। तो कलिंग युद्ध अशोक, इस युद्ध का पता हमको कैसे चलता है? अशोक के 13वें अभिलेख से। तो अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग, वर्तमान जो कहाँ पर था? उड़ीसा वाला क्षेत्र में, पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उस समय कलिंग का राजधानी कहाँ हुआ करता था? तोसली। आपको ये बात याद रखनी है। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। अब यहाँ क्या होता है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म में लीन हो जाता है और 84,000 स्तूप बनाता है। कितना? याद रखिएगा, 84,000 स्तूप बनाया था। कौन? अशोक ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था, वह कौन सा संत है जो अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था? वो था उपगुप्त। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, उपगुप्त कौन था? अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इन्हें
अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। तो अलक्षणक बुद्ध किसे कहा जाता है? उपगुप्त को। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को स्वीकारा तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद में अशोक एक चींटी को भी नहीं मारता था, इसका हृदय बिल्कुल पिघल गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक का जो पत्नी था कौन थी? कारुवाकी। कौन थी? कारुवाकी थी। देवी इसकी पहली पत्नी थी। और कारुवाकी के बारे में हम लोग अगर जाने, सम्राट अशोक अपनी रानी कारुवाकी या जिसको हम लोग चारवाकी भी कहते हैं से अत्यधिक प्रभावित था। वह अशोक की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? देवी नाम था, याद रख लीजिएगा, देवी। और तीसरी पत्नी का नाम तिस्रक्षिता इसकी तीसरी पत्नी थी। तो ये भी बात आपको रखना है। तो अशोक की दूसरी पत्नी थी राजकुमार तिवर। अच्छा, कारुवाकी से अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तिवर की माता थी। तो कारुवाकी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? तिवर। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए उल्लेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने पूरा भारत में कैसे किया? तो पूरा भारत में धम्म महापात्रों को भेजकर, अपने अनुयायियों को भेजकर किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों को नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धर्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक का धम्म राहुलोवाद से प्रेरित है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य यही है, पाटलिपुत्र उत्तर गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ डिस्कशन पर, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को राजगिरह कहा जाता था। मगध की राजधानी कहाँ हुआ करता था भैया? राजगिरह हुआ करता था। राजगिरह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। गंगा, गंडक, सोन संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र का एक जल दुर्ग, जल से घिरा किला के रूप में था और शत्रुओं के लिए इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए इस बुक के बारे में अगर हम जानें तो बुद्ध घोष के सामंत प्रसादिका में कहा गया है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और इसे मौर्य साम्राज्य में विलय कर लिया। प्राचीन भारत का राज्य अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में है। यह क्षेत्र एक समय के लिए मालवा के ऐतिहासिक प्रांत का हिस्सा था। लगभग 600 ईसा पूर्व अवंती की राजधानी महिष्मती शायद नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गोदरपुर थी, लेकिन इसे जल्द ही उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के पास में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो कौन सा अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख है? तो द्वितीय शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है अशोक का द्वितीय शिलालेख? चलिए देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को हम लोग जानते हैं 3 भाग में बांटा गया है। पहला को शिलालेख कहते हैं, दूसरा को स्तंभ लेख कहते हैं, तीसरा को गुहालेख कहते हैं। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये चारों राज्य का, चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र, ये सब राज्यों का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनम था। क्या था? काकनम था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सांची एक बौद्ध परिसर है। सांची क्या है? एक बौद्ध परिसर है।
मतलब बौद्ध केंद्र है जो अपने बृहद स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप का अर्थ बौद्ध धर्म में पूछे क्या होता है, तो मृत्यु होता है। ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। स्तूप का अर्थ क्या होता है, मृत्यु होता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सांची को प्राचीन काल में काकनम या काकनाया या काकनवा या काकना दबोटा, बोटाश्री पर्वत आदि नामों से जाना जाता था। अच्छा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पूछेगा, मध्य प्रदेश के किस जिला में है सांची का स्तूप, तो रायसेन जिला में है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए यहाँ रायसेन हाँ दिया तो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, अशोक ने मगध पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक के कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए, जो सम्राट अशोक ने अपने समकालीन में प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग की गई उपाधि थी। प्रियदर्शी का अर्थ कि वह जो दूसरे को प्रेम से देखता है। यह सामान्यतः देवनाम प्रिय के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, कलिंग विजय के बारे में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 90वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक का किस शिलालेख में मिलता है? 13वें। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंदराज या नंदीराज, इसी को नंदीराज भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, कलिंग जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में 261 ईस्वी में यह युद्ध, कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ये हमको पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो था शांति एवं अहिंसा, ये भी था, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अशोक का धम्म। धम्म का मतलब धर्म होता है, एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कि आप सिनवे बहुकायने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात इसका अर्थ होता है कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। यह इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो ये सब अशोक मानते थे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो वो कौन कहता है? तो अशोक का 12वां शिलालेख अशोक के धार्मिक होने का बारे में जिक्र करता है। तो चलो हम लोग देखते हैं 12वें शिलालेख के बारे में थोड़ा सा। 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदाय की सार वृद्धि पर बल दिया है। 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। सही बात है दोस्तों, हम लोग किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत स्थिति में वह अपने संप्रदाय का छीन तथा दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वो किया जाता था सीता अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार पर कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष खाना का नियंत्रण करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस में की जा सकती है? तो किसकी तुलना द प्रिंस में की जा सकती है? तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहता है? अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना
मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था। तो कितने, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कितने न्यायालय अस्तित्व में था? कितने न्यायालय अस्तित्व में था? 2 और 4। कितने था? तो ये हो जाएगा धर्म अस्त्य और कंटक शोधन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 और 4। चलिए यहाँ डिस्कशन देखिए इसका। कौटिल्य के धर्मशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार का हुआ करता था, जिसको हम लोग धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन कहते थे। धर्मस्थीय दीवान तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेशता फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, रिकल्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यह सम्राट का रानी के साथ प्रस्तर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रायो अशोक अर्थात राजा अशोक लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता था? सीता से तात्पर्य होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्य काल में राजकीय भूमि व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होता था। इसमें प्राप्त होने वाली आय को सीता आय भी कहा जाता था। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आज के मौर्य वंश। इससे आगे मैं कल न्यू वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।